द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हम देखते हैं कि सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट 1774 ईस्वी में आया और उसमें यह साफ साफ कहा गया था कि भारत में हम किसी युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करें, हम शांतिपूर्वक अपना काम करेंगे। कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंपनी के हिसाब से काम करे, न कि उसमें युद्ध और संधि की बात करे। भारत में पूरी तरह अहस्तक्षेप की नीति पालन किया जाए। अब वारेन हेस्टिंग्स के जाने के बाद मैकफर्सन से लेकर सर जॉन शोर तक इस नीति का पालन किया गया। जब पेशवा माधवराव की द्वितीय की मृत्यु हो जाती है 1796 ईस्वी में और बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है, उसी समय सर जॉन शोर को वापस बुलाया जाता है और उसके स्थान पर लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर के भारत आता है 1798 ईस्वी में। इसी के 2 साल बाद ही मराठों के चाणक्य कहे जाने वाले नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है 1800 ईस्वी में 13 मार्च को। अब मराठों में संगठन करने वाले बहुत बड़े नेता की मृत्यु के बाद अब समस्याएं मराठों में आ गई। मराठों में आपसी संघर्ष की स्थिति आ गई। इसमें 2 दल बन गए। एक दल में दौलतराव सिंधिया और दूसरा इंदौर के जसवंतराव होलकर का नेतृत्व था। उस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय को निर्णय लेना था कि किस पक्ष से रहे, तो उसने सिंधिया का पक्ष लिया। पेशवा निष्पक्ष नहीं रह सकता था, उसको भी अपने बचाव के लिए, अपने सहयोग के लिए ज़रूरत थी। इसलिए वह सिंधिया को मजबूत समझकर उनके पक्ष में चला गया। दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर में अब संघर्ष की स्थिति आ गई। दोनों पेशवा पर अधिकार किसका रहे, प्रभाव किसका रहे, इसको लेकर के संघर्ष की स्थिति आई। पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा होलकर के भाई बिट्ठा जी की हत्या करवा दी गई। यहाँ से पारिवारिक कलह और बढ़ गया, क्योंकि पेशवा सिंधिया के साथ था। सिंधिया होलकर में संघर्ष चल रहा था और उस संघर्ष में इसने सिंधिया का पक्ष लेने की जगह इसने बिट्ठा जी की हत्या करवा दी। इस हत्या से निश्चित तौर पर होलकर नाराज़ हुआ। नाराज़ होकर के वो सीधा पेशवा पर चढ़ाई करने की सोच ली और पुणे की तरफ प्रस्थान कर दिया और पहुंच करके होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को भी हरा दिया। दोनों को हराया एक साथ और उसने पेशवा बाजीराव द्वितीय को हटाकर अमृतराव के पुत्र विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया। विनायक राव पेशवा घोषित हो गया और वह होलकर के पक्ष में आ गया। और अब बाजीराव द्वितीय जो हटा दिया गया था पेशवा के पद से, यह
अंग्रेज़ों की शरण में चला जाता है और किसी तरह से अपना पद प्राप्त करने के लिए वो हर तरह का समझौता करने को तैयार हो जाता है। बाजीराव द्वितीय सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। अंग्रेज़ों ने सहायक संधि नाम दिया था और एक तरह से उस पूरे प्रदेश पर, उस राजा पर पूरा अधिकार ही कर लेते थे सामान्य तौर पर अंग्रेज़। इन्होंने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। अब इस सहायक संधि के चलते यहाँ जो संधि हुई उसे बसीन की संधि कहा जाता है 1802 ईस्वी 31 दिसंबर को। इसमें पेशवा अपने राज्य में 6000 अंग्रेज सैनिकों को रखेगा और इसके लिए 26 लाख रुपए आय वाले भूभाग अंग्रेज़ों को दे देगा। दूसरी शर्त यह रखी कि पेशवा बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के मराठा राज्य में किसी भी दूसरे यूरोप के लोगों को नियुक्ति नहीं देगा और ना ही उन्हें रहने देगा। दूसरे यूरोप का मतलब है फ्रांसीसियों से इनका झगड़ा था मुख्य रूप से। उस समय फ्रांसीसी, पुर्तगाली, यूरोपियन ये सब आ रहे थे तरह तरह के कंपनी चलाने के लिए। तो इस रूप में इन्होंने कहा अन्य यूरोपियनों को नहीं आने दें। तीसरा, सूरत नगर जो पेशवा का था, जो बहुत उत्पादक स्थान था, उससे भी पेशवा अपना अधिकार त्याग देगा और पेशवा निजाम और गायकवाड़ के जो झगड़े हैं उन झगड़ों को कंपनी को दे देगा। कंपनी उसका निपटारा करेगी, कंपनी को सौंप देगा। पूरा पंच का कार्य कंपनी करेगी। यानी कंपनी अब हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करेगी। अब यह भी कह दिया कि भविष्य में अगर युद्ध और संधि होती है, कोई पत्र व्यवहार भी होता है किसी दूसरे राज्य से, तो उसमें अंग्रेज़ों की अनुमति आवश्यक होगी। मतलब ये कि हर तरह से उसे बांध दिया गया। अब इससे मराठों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई। यह सब करके भी समझौता कर लेता है बाजीराव द्वितीय पेशवा बनने के लिए। इसी संदर्भ में सिडनी ओवेन ने लिखा कि इस संधि के बाद संपूर्ण भारत में कंपनी का राज्य स्थापित हो गया। यद्यपि यह अतिशयोक्ति है, लेकिन फिर भी वास्तव में अगर बाजीराव द्वितीय पेशवा होता तो यह माना भी जा सकता था। चूँकि पेशवा भी निकाला गया था, पेशवा पद उससे छीना गया था, इसलिए उसके समझौते का कोई बहुत महत्व नहीं था। अंग्रेज चाहते थे कि इस बीच में हम आ जाएं और इसके लिए वे सारी राजनीति करें। बसीन की संधि जो हुई, निश्चित तौर पर यह बहुत अपमानजनक थी। इसमें सब कुछ ले लिया गया था पेशवा से। इसका बदला लेने के लिए सिंधिया और भोसले इन दोनों ने योजना बनाई कि एक साथ हम वैमनस्य भूल करके और हम सभी लोग मिल करके अंग्रेज़ों पर आक्रमण करेंगे और हम फिर से कंपनी से अपने को स्वतंत्र कर लें। बसीन की संधि के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बना मई-जून 1803 ईस्वी में। बसीन की संधि के बाद बदला लेने की जो प्रक्रिया चली,
इसमें होलकर शामिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी नया नया ही होलकर और सिंधिया में झगड़े चल रहे थे और उसी समय बाजीराव द्वितीय ने होलकर के भाई को मरवा दिया था, इसलिए ये शामिल नहीं हुआ। लेकिन सिंधिया और भोसले एक साथ आ गए। लेकिन होलकर वहाँ से चला गया, मालवा चला गया वापस। संधि होने के बाद भी बड़ौदा का गायकवाड़ जो था वो अंग्रेज़ों का मित्र बना रहा और वो इस संधि में शामिल नहीं होता है। और अब अंग्रेज़ों ने बाजीराव द्वितीय के, या ये कहें कि कंपनी के लिए उसने युद्ध ठानी और 2 सेनाएं भेजता है। एक उसका भाई है, उसका नाम भी वेलेज़ली है, उसके नाम के आगे केवल आर्थर शब्द लगा है, ध्यान रखना है। ये लॉर्ड वेलेज़ली है जो भेज रहा है गवर्नर जनरल, और जो सेनापति बनकर जा रहा है वो उसका भाई है आर्थर वेलेज़ली। और दूसरा जनरल लेक को सेना के नेतृत्व के साथ भेजता है। ये 7 अगस्त 1803 में लड़ाई के लिए आते हैं। सेनापति बन करके जो आर्थर वेलेज़ली आया था उसने पहले अहमदनगर जीता और फिर असीरगढ़ और अरगांव में मराठों को हरा दिया। अब अरगांव में हारने के बाद भोसले द्वारा देवगढ़ की संधि कर ली जाती है। यह संधि कर लेता है कि हम अब आक्रमण नहीं करेंगे, और वेलेज़ली जो भी सहायक संधि बोलता है वह सब स्वीकार कर लेता है, केवल यह कि राज्य में कंपनी की सेना नहीं रखना चाहिए, हम नहीं रखना चाहते। और वेलेज़ली भी इसको मान लेता है कि ठीक है, इतना कर लेते हैं। इसके बाद जनरल लेक का आक्रमण इधर अलीगढ़ की तरफ से होता है। अलीगढ़, दिल्ली और भरतपुर जीत करके वहाँ समझौता करते हुए आगरा जीत लेता है, और लासवाड़ी में सिंधिया की पराजय हो जाती है। परिणाम स्वरूप सिंधिया को भी समझौता करना पड़ता है और सुरजी अर्जन गांव की संधि कर लेता है 30 दिसंबर 1803 ईस्वी। यानी अरगांव की संधि जो हुई भोसले के साथ 17 सितंबर को हुई थी और ये 30 दिसंबर को हो रही है 1803 में। तो ये संधि हो जाने के बाद सिंधिया ने दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना का दोआब, बुंदेलखंड, भड़ौच, अहमदनगर का दुर्ग, गुजरात के कुछ ज़िले, जयपुर और जोधपुर, यह पूरा अंग्रेज़ों के प्रभाव में दे दिया और अपने राज्य में कंपनी की सेना को रखना भी मान लिया, और अंग्रेज़ों की तरफ से केवल सिंधिया को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। अब सिंधिया और भोसले की पराजय के बाद इन दोनों के पराजय के बाद होलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करता है और चल पड़ता है। यह युद्ध अप्रैल 1804 में चालू होता है। वेलेज़ली द्वारा कर्नल मानसन की सेना को कोटा के पास, मुकंदरा दर्रे के पास पराजित कर देता है
और अब यह भाग जाता है मानसन वापस, और इधर होलकर भरतपुर जीत करके उनसे संधि कर लेता है और संधि करके होलकर जाकर दिल्ली को घेर लेता है। इधर अंग्रेज़ जनरल ने चालाकी से मूरे को भेजकर इंदौर को घिरवा दिया। होलकर का जो स्थान था, इंदौर के रहने वाले होलकर इंदौर पर जाकर वो अधिकार कर लेता है। और जब इसकी सूचना होलकर के पास पहुंचती है तो स्वाभाविक रूप से होलकर वापस अपने राज्य को बचाने के लिए पहुंचता है। इस बीच रास्ते में डीग में होलकर और अंग्रेज़ों से संघर्ष होता है। ये निर्णय नहीं हो सकता युद्ध का। आगे फिर फर्रुखाबाद में युद्ध होता है, जिसमें पराजित होकर होलकर को पंजाब की तरफ भागना पड़ता है। फिर भरतपुर आता है और ये जनरल लेक द्वारा इधर भरतपुर पर 4 बार आक्रमण करते हैं। अंत में शांति संधि होती है अप्रैल 1805 ईस्वी में। होलकर पर पूर्ण विजय नहीं करके भरतपुर में उलझने पर वेलेज़ली का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा आलोचना का शिकार होना पड़ता है। वह चाहते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग, कि वेलेज़ली ने जब होलकर को पराजित किया तो उसे भागने का मौका नहीं देना चाहिए था, वहीं पर युद्ध समाप्त हो जाता। फिर हमें भरतपुर जीतने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसी को एक कब्जा कर लेते और वहीं से सारा काम हो जाता। अब यह एक मान करके जब इसकी आलोचना होने लगी, यद्यपि उसने कंपनी के लिए तो बहुत कुछ किया, भारत के लिए बहुत नुकसानदायक काम किया, फिर भी इतना होने के बाद भी जब उसको आलोचना होनी पड़ी तो वेलेज़ली को त्याग पत्र देना पड़ा। वह त्याग पत्र दे देता है। यहीं पर हमारा युद्ध समाप्त होता है, दूसरा मराठा युद्ध। धन्यवाद।